आज की कहानी वाकई आपको हैरान और परेशान करने वाली है, क्योंकि एक 14 साल की लड़की को किसी ने बहुत ही बेरहमी तरीके से मार दिया है और शायद इसमें कुछ हद तक गलती इस लड़की की भी है। ये इंसिडेंट जिस तरह से ख़त्म हुआ था उसे जानकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी और थोड़ी देर के लिए आप सोचना भी बंद कर देंगे। इस घटना की शुरुआत होती है आज से 5-6 साल पहले, मतलब साल 2018 और 2019 में, जब मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में रहने वाले शोभा और गंगाराम की शादी हुई थी। लेकिन शोभा की इससे पहले भी एक बार शादी हो चुकी थी, लेकिन उसके हस्बैंड के डेथ हो गई थी। शोभा के पहले पति से एक बेटी थी जिसका नाम नीतू था और वह लगभग 13 साल की हो गई थी और अपने माँ शोभा के साथ रहती थी। लेकिन फिर शोभा की शादी जब गंगाराम से हुई तो शोभा नीतू को भी अपने साथ लेकर शादी में आई थी। शादी के 3-4 साल बीत जाने के बाद शोभा और गंगाराम के घर 2 बच्चे पैदा हुए, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम ऋतिक था और लड़की का नाम आस्था था। अभी तक इनकी ज़िंदगी ठीक ठाक से चल रही थी, लेकिन फाइनेंशियल यह फैमिली बहुत ही डाउन जा रही थी। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में रहने वाले यह फैमिली बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी, जिसकी वजह से शोभा और गंगाराम ने ये डिसाइड किया कि वह टीकमगढ़ को छोड़कर किसी और जगह चले जाएंगे और वहां जाकर रहना शुरू कर देंगे, जहां पर वह दोनों कमा सके और अपनी फैमिली की अच्छी तरह से ख्याल रख सके। इसी के चलते वह दोनों टीकमगढ़ से आकर हरियाणा के सोनीपत में किराए के मकान में रहने लगे। लेकिन वहां जाने से पहले नीतू को उसके दादा दादी के पास छोड़कर चले गए। उन्होंने नीतू से कहा कि थोड़ा सेटल हो जाने के बाद तुम्हें भी वहां बुला लेंगे और तब तक तुम अपने दादा और दादी के साथ रखो और दादा दादी का ख्याल रखना, क्योंकि तुम अब बड़ी हो रही हो। अब इसके बाद धीरे धीरे 2 साल बीत गए, मतलब 2023 में गंगाराम और शोभा की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी अच्छी हो गई थी, क्योंकि वहाँ गंगाराम राजमिस्त्री का काम करता था और शोभा घर पर बैठना नहीं चाहती थी। इसलिए वह भी गंगाराम के साथ लेबर का काम करती थी, जिसकी वजह से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती जा रही थी। इसलिए 2023 में दोनों ने प्लान किया कि क्यों न नीतू को भी अपने पास बुला लिया जाए, क्योंकि नीतू यहाँ आ जाएगी तो खाना वाना बनाने में हेल्प कर दिया करेगी, जिससे शोभा गंगाराम के साथ जाकर पैसा कमा सके। जैसे प्लान किया था वैसा ही नीतू को अपने पास बुला लिया और नीतू का एडमिशन यहीं पर एक स्कूल में करा दिया गया। सुबह नीतू सबके लिए खाना बनाती और उसके बाद स्कूल चली जाती। शाम को फिर स्कूल से वापस आने के बाद फिर से सबके लिए खाना बनाती और इसी तरह इनके फाइनेंशियल कंडीशन अब अच्छी होती जा रही थी। मतलब कि अब दोनों पति पत्नी कमा रहे थे और घर में खाना बनाने के लिए इनकी अपनी बेटी थी। इसके बाद से सब कुछ अच्छा से गुजर रहा था। मतलब सोनीपत में इनके अगल बगल जो भी लोग रहते थे अब इनको अच्छी तरह से जानते पहचानते थे, क्योंकि यहाँ इनको रहते हुए कम से कम 3 से 4 साल हो गया था। और फिर उनके जीवन में एक ब्लैक डे आया और वह दिन था 30 अप्रैल का, जब नीतू 7th क्लास में पढ़ रही थी। तो उसने अपने पापा से बोला, पापा मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे बुक्स लेना है, या फिर आप ऐसा करना कि आप ही मेरे लिए बुक्स ला देना। तो गंगाराम नीतू से बोला, बुक्स लाने तुम कहाँ जाएगी, मैं तुम्हारे लिए बुक्स ला दूंगा या फिर तुम्हारे माँ को बोल दूंगा, वह तुम्हारे लिए बुक्स ला देगी। यह बातें नीतू को बोलकर वह दोनों पति पत्नी कमाने चले गए। उसके बाद काम करते करते दोपहर हो गई, क्योंकि सुबह वहाँ काम से फ्री हो गई थी। तो उसने गंगाराम से बोला कि तुम मुझे पैसे दे दो, मैं नीतू के लिए बुक्स लेकर घर चली जाऊंगी। फिर गंगाराम ने शोभा को पैसे दे दिए और शोभा ने बुक्स खरीदी और उसे लेकर घर चली गई। लेकिन जैसे ही वह घर पहुंची तो उसने देखा कि उनके दोनों बच्चे वहां खेल रहे हैं, लेकिन वहां पर नीतू नहीं है। जिसके बाद शोभा ने नीतू को ढूंढना शुरू किया। इधर उधर ढूंढने के बाद वह नीतू को ढूंढते ढूंढते घर के छत पर चली गई। लेकिन छत पर जाने के बाद उसने जो मंजर देखा वह मंजर बहुत ही भयानक था। नीतू घर के छत पर बेहोश पड़ी हुई थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके साथ कुछ ज़रूर गलत हुआ है।
तो ये मंजर देखते ही शोभा बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और फिर वहीं पर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। शोभा की चीख पुकार सुनकर सारे अड़ोसी पड़ोसी वहां पहुंच गए और जब उन्होंने ये मंजर देखा तो वह भी बहुत ही ज़्यादा घबरा गए। अब उसके बाद वहां से उन्होंने नीतू को उठाया और हॉस्पिटल लेकर चले गए, जो हॉस्पिटल उनके घर के बहुत ही पास में था। लेकिन वहां पहुंचते ही डॉक्टर ने उन्हें बताया कि नीतू की जान जा चुकी है और वह मर गई है। लेकिन इतने में हॉस्पिटल में से किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया था। इसके बाद पुलिस हॉस्पिटल में पहुंच गई और उन्होंने गंगाराम और शोभा से पूछताछ करना शुरू कर दिया नीतू के रिगार्डिंग। उन्होंने गंगाराम और शोभा से पूछा कि अगर उन्हें किसी पर डाउट है या वह चाहते हैं कि इसके अगेंस्ट केस फाइल करना तो वह कर सकते हैं हमें सब कुछ बताकर। लेकिन वहीं शोभा ने कहा जिसको जाना था अब वह जा चुका है, चाहे वह बीमारी की वजह से मरा हो या चाहे नेचुरल डेथ की वजह से। अब इसके लिए हमें कोई केस फाइल नहीं करना है और ना ही हमें पुलिस के चक्कर लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे घर 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर हम पुलिस स्टेशन की चक्कर लगाते रहेंगे तो इन्हें कमा कर कौन खिलाएगा। इसलिए पुलिस वालों ने कहा कि आप हमें यही बात रिटन में लिख कर दे दीजिए कि हमें केस फाइल नहीं करना चाहते हैं। तो गंगाराम और शोभा ने इसी तरह किया और अपनी बात को रिटन में लिखकर पुलिस वालों को दे दिया, जिसके बाद सारी की सारी फॉर्मेलिटी हो गई और जो नीतू की डेड बॉडी थी वह पैक हो रही थी घर जाने के लिए। लेकिन इतने में जो हॉस्पिटल का डॉक्टर था उसने बॉडी को देखा। फिर यह डॉक्टर पुलिस वालों को बताया कि हो ना हो मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है इस लड़की की मर्डर हुई है और मर्डर होने से पहले इसके साथ कुछ बुरा हुआ है। ऐसा इसलिए कि मर्डर के बाद जैसे नीतू के कपड़े की हालत थी, जैसा उसका सिचुएशन देखकर लग रहा था। अब पुलिस वाले सोच रहे थे कि इस पे अब क्या किया जाए, तब तक वहीं पर मीडिया भी पहुंच गई। धीरे धीरे मीडिया को भी मालूम चल गया कि शायद कहीं ना कहीं लड़की का मर्डर हुआ है और उसके पहले शायद उसके साथ कुछ गलत भी हुआ हो। अब यह बात धीरे धीरे न्यूज़ चैनल्स तक पहुंच गई, जहां से लोगों को इस बारे में सब कुछ बढ़ा चढ़ा कर बताया गया। अब जब पुलिस को इसके बारे में पता चला कि काफ़ी लोग इस न्यूज़ के बारे में अवेयर हो गए हैं, तो उनको भी लगा कि अगर प्रेस ना भी चाहते हैं तो भी हमें यह केस फाइल करना ही होगा, क्योंकि हो सकता है कहीं आगे चलकर हम लोगों को ही कुछ बात सुनना ना पड़ जाए। फिर पुलिस ने पेरेंट्स को ना चाहते हुए भी यह केस फाइल किया और सबसे पहले पुलिस पेरेंट्स से ही पूछताछ करना शुरू किया। घर वालों ने पुलिस को बताया कि उन्हें किसी पर भी डाउट नहीं है। फिर पुलिस मकान मालिक भगत सिंह से भी पूछताछ किया, तो भगत सिंह ने बताया कि उसके रहते हुए बाहर से कोई भी इंसान इनके घर पर नहीं आया है, सिर्फ घर वालों का ही अंदर आना जाना रहता है। अब पुलिस वालों को घर वालों पर ही थोड़ा शक होने लगता है, क्योंकि घर वाले यह केस फाइल करने से भी मना कर रहे थे और उनको किसी पर डाउट भी नहीं था। और यह बात पॉसिबल कैसे हो सकता है कि उन्हीं के बेटी के साथ ऐसा घटना हो जाए और उन लोगों को मालूम ही न हो। अब इसके बाद पुलिस ने दोबारा से घर वालों से पूछताछ करना शुरू किया। उन लोगों को लग रहा था कि यह जो बात बोल रहे हैं कुछ ना कुछ तो जरूर छुपा रहे हैं। और जब पुलिस दोनों से सख्ती से पूछताछ किया तो दोनों ने सच्चाई बताई। यह जो सच्चाई था वह सुनकर सबका दिल दहलने लगा। यह बात दहलने वाली भी थी। उन्होंने बताया कि जब नीतू अपने दादा व दादी के पास रह रही थी, मतलब कि वह क्लास 6 में पढ़ रही थी, तभी से उसका एक लड़के के साथ अफेयर शुरू हो गया था और वह बहुत ही फ्रीक्वेंटली काफ़ी लड़के से बातचीत भी किया करती थी, जिसके बारे में उसके दादा और दादी को भी लोगों ने बताया। लेकिन दादा दादी यह बात कहकर टाल देते थे कि यह तो अभी 13 साल की एक बच्ची है, यह ऐसा काम क्या करेगी। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि नीतू की इंटेंशन क्या थे। लेकिन इसके बाद जब नीतू सोनीपत आ गई थी, तब यहाँ पर भी ये सब काम करने से रुकी नहीं। वह आस पड़ोस के लड़कों से भी बातें किया करती थी। कुछ बार तो शोभा ने खुद नीतू को लड़कों से बात करते हुए देखा। यह जो फ़ोन था वह फ़ोन भी इन्होंने नीतू को नहीं दिलाया था। फिर यह सोचने वाली बात थी कि फिर यह फ़ोन नीतू के पास आया कहाँ से। इसके बाद से शोभा ने काफ़ी बार लड़कों से बात करते हुए पकड़ा। उसने कई बार नीतू को प्यार से भी समझाया, लेकिन नीतू मानने वालों में से नहीं थी। शोभा को लाख समझाने के बाद भी नीतू घंटों घंटों तक
बेझिझक लड़कों से बातें किया करती थी। बार बार शोभा को मना करने के बावजूद भी जब नीतू नहीं मानी तो शोभा को लगा कि अब यह मामला हाथ से निकलता जा रहा है, इसलिए उसने सारी बातें गंगाराम को बता दिया। अब जब गंगाराम ने नीतू को डांटना शुरू किया तो नीतू ने ही गंगाराम को पलटकर उल्टा ही जवाब सवाल करने लगी कि तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले, मेरा मन जो मन में आएगा वही करूँगी। गंगाराम और शोभा ने कई बार नीतू को पीटा भी, लेकिन अब नीतू घर वालों से बिना डरे उनके सामने ही लड़कों से बातें करने लगी। मामला हद से बाहर निकल जाने के बाद 29 अप्रैल जब नीतू अपने कमरे में किसी से बात कर रही थी, तभी गंगाराम और शोभा कमरे के अंदर गए और नीतू की गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिए। फिर 30 अप्रैल की सुबह गंगाराम ने नीतू के लाश को ले जाकर छत पर रख दिया और फिर खाना खाने के बाद रोज की तरह गंगाराम और शोभा काम पर चले गए, जहां पर उनके मकान मालिक भगत सिंह भी साथ में था। और यह मकान मालिक के सामने ही बुक वाले बातें कर रहे थे, ताकि मकान मालिक को लगे कि ये जो बात बोल रहे हैं वह सब सच बोल रहे हैं, लेकिन असलियत कुछ और ही था। यह केस अभी चल रहा है और इसमें फैसला आना अभी बाकी है। आपको क्या लगता है इस सारे इंसिडेंट में गलती किसकी थी? नीतू की, जो अपने घर वालों के सामने ही यह सब कुछ कर रही थी, या फिर गंगाराम और शोभा, जिन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी ही बेटी को कुर्बान कर दिया? आप लोगों का क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।